77। नहीं, अब तो टॉपिक खत्म हो रहा है। तो अच्छा जी, खामोश हो जाए। भाई बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने लगी है, खामोश हो जाएं और मोहतरम आप बैठ जाएं। अच्छा, कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो कल हमने पढ़ा था, डिविडेंड अनाउंस अगर सब्सिडरी, तो जल्दी बैठो दानिश। डिविडेंड अनाउंस अगर सब्सिडरी करे तो सब्सिडरी पूरा डिविडेंड अनाउंस करेगी, यानी शेयर कैपिटल पे डिविडेंड की परसेंटेज। शेयर कैपिटल 100 रुपए, डिविडेंड की परसेंटेज 10 रुपए, 10% तो 100 ज़रब 10% 10 रुपए। सब्सिडरी पूरा डिविडेंड अपनी। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जो बंदा डिविडेंड बांट रहा होता है तो उसकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में डिविडेंड जाता है। जो बंदा डिविडेंड बांट रहा होता है उसकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में डिविडेंड जाता है। जैसे पैकेजेस वाले हैं, इनकी ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है। इधर 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 भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पैकेजेस वाले हैं, इनकी ये स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी है। तो इसमें अगर आप देखें, रिटेन्ड अर्निंग के कॉलम में आपको नजर आ रहा है डिविडेंड। तो डिविडेंड कहां नजर आता है? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के रिटेन्ड अर्निंग के कॉलम में डिविडेंड का बांटना नजर आता है। तो बांटने वाला डिविडेंड को कहां शो करता है? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। हां, किसी को मिले तो वो अपनी अदर इनकम में शो करता है। बांटने वाला कहां शो करता है? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में, लेस करके रिटेन्ड अर्निंग के कॉलम में। ओके, अच्छा जी, कॉन्सेप्ट नंबर 1 कल वाला, अगर सब्सिडरी डिविडेंड बांटेगी तो असूली तौर पे ये सब्सिडरी की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में पूरा डिविडेंड नजर आएगा। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में, यानी वर्किंग 6 में ये पूरा डिविडेंड नजर आएगा। और जब ये डिविडेंड बांटा जाएगा तो एनसीआई की आपने टेंशन नहीं लेनी। आपने ये जो बांटा हुआ हिस्सा पेरेंट को उसका हिस्सा देना है। हो सकता है पेरेंट ने अपनी अदर इनकम में डाला हो सकता है ना डाला हो, ये बात अलग है। बांटने वाला स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी में फुल अमाउंट से बांटेगा और मिलने वाला पी अपना हिस्सा अदर इनकम में डालेगा। क्लियर हो गया? अच्छा, लेकिन पी का डिविडेंड आज के बाद हम रेड पेज से समझेंगे। पी का डिविडेंड आज के बाद हम रेड पेज से समझेंगे। पी जब अपना डिविडेंड बांट रहा होगा, बाबा रशीद को, बाबा अकरम को, वो असल में ये आपस की कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। पी ने एस को डिविडेंड नहीं देना, पी ने अपने ओनर्स को देना है। तो पी जब अपना डिविडेंड बांटेगा तो पी के डिविडेंड में ये वाला लाल पेज बांटना सिर्फ हमारे स्कोप में है। मिलने की टेंशन नहीं लेनी आपने कि मिल किन लोगों को रहा है। जिन लोगों को मिल रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि उनकी हम टेंशन लें। तो नीचे वाली लाइन अगर आपने नहीं भी पढ़नी तो कोई मसला नहीं। हाँ, वो मैंने आपको समझने के लिए कहा था कि ये बांटने वाला पूरा बांटेगा और मिलने वालों को थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा। ये किसके ओनर को पैसे मिल रहे हैं? ये किसके ओनर्स को पैसे मिल रहे हैं? जल्दी बताएं, ये किसके ओनर्स हैं? सारे आपने लेना। ये लो, ये लो, ये किसके ओनर्स को पैसे मिल रहे हैं? तो ये किसके ओनर्स को पैसे मिल रहे हैं? पीटीसीएल के। बाबा रशीद बैठे हुए थे, बाबा अकरम बैठे हुए थे। ओके, अच्छा जी, नाउ भाई लेट हो गए F1 की क्लास में, लेट क्यों हो गए? ओके, अब मोहतरम वर्किंग 6 और कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के फेस के एतबार से मैं चंद बातें आपसे करने लगा हूं। वर्किंग 6 और कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के फेस के एतबार से मैं चंद बातें आपसे करने लगा हूं। मैं आपसे 3 बातें करूंगा, आपने बड़े गौर से मुझे जवाब देना है। सब्सिडरी ने डिविडेंड बांटा और अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड कर लिया। सब्सिडरी ने
डिविडेंड बांटा और अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड कर लिया, क्या वर्किंग 6 में आप पेपर में शो करेंगे मिसिंग फिगर्स निकालने के लिए? यस। सब्सिडरी ने डिविडेंड बांटा और पेरेंट ने रिकॉर्ड कर लिया, क्या आप कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का मुंह बनाते हुए माइनस करेंगे? पेरेंट ने रिकॉर्ड कर लिया है, करेंगे माइनस? ओके, ये सारी व्हाइट पेजेस की भी बात हो रही है। अच्छा, अगला सबसे आज रजिस्टर लिया है नया। अच्छा, सब्सिडरी ने डिविडेंड बांटा और सब्सिडरी ने रिकॉर्ड कर लिया, क्या वर्किंग 6 में शो करेंगे? का रिकॉर्ड कर लिया। आप ये कह रहे हैं कि मैंने कुछ और कहना था, हाथ होगी। सब्सिडरी ने डिविडेंड बांटा और रिकॉर्ड कर लिया, क्या वर्किंग 6 में शो करेंगे मिसिंग फिगर्स निकालने के लिए? पेरेंट को जब मिला तो पेरेंट कौन सी पेज लाया? पेरेंट को जब मिला तो पेरेंट रिकॉर्ड करना भूल गया, अदर इनकम में से माइनस करेंगे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम मुंह पे अदर इनकम में से माइनस करेंगे? नहीं करेंगे। सब्सिडरी ने डिविडेंड बांटा और सब्सिडरी डिविडेंड इधर सब्सिडरी ने डिविडेंड बांटा और सब्सिडरी रिकॉर्ड करना भूल गई, तो क्या वर्किंग 6 में सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाली रिटेन अर्निंग का कॉलम जो मिसिंग फिगर्स निकालने के लिए बनाने, क्या उसमें वो शो करना जरूरी है? नहीं शो करना। अब ये ना कहिएगा कि ये क्यों नहीं शो करे भाईजान, बैलेंस शीट का जब फेस आएगा इसको सेट कर लेंगे हम। वर्किंग 6 की बात कर रहा हूं मैं। वर्किंग 6 में सब्सिडी ने डिविडेंड बांटा शो नहीं किया, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना भूल गई, तो क्या वर्किंग 6 में मिसिंग फिगर्स निकालने के लिए इसको शो करेंगे? नहीं करेंगे शो। लेकिन पेरेंट को जब मिला तो पेरेंट ने मिलना रिकॉर्ड कर लिया, वो रिकॉर्ड करना भूल गई थी, पेरेंट ने अपनी अदर इनकम में डाल लिया हुआ है, आप क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो ये कोई सिनेरियोज बन सकते हैं पेपर में, दोनों रिकॉर्ड कर लें या ये रिकॉर्ड कर लें या ये रिकॉर्ड कर लें। अगर सब्सिडरी ने सफेद सफे का बांटना रिकॉर्ड कर लिया है तो वर्किंग 6 में शो करेंगे, इसने सफेद सफे का अपना हिस्सा रिकॉर्ड कर लिया है, अदर इनकम में से माइनस करेंगे। अगर सब्सिडरी ने बांटना शो कर लिया है तो वर्किंग 6 में शो, पेरेंट ने इसका मिलना रिकॉर्ड नहीं किया तो अदर इनकम में से माइनस करने की जरूरत नहीं है। अगर सब्सिडरी ने अपना बांटना शो नहीं किया तो फिर वर्किंग 6 में शो, और अगर पेरेंट ने उसका मिलना रिकॉर्ड कर लिया है तो अदर इनकम में से माइनस करेंगे। ये मेरी डिस्कशन होगी वर्किंग 6 के एतबार से और P&L के मुंह के एतबार से और P&L के फेस के एतबार से, ये मेरी डिस्कशन मुकम्मल होगी। बैलेंस शीट के सवालों में क्या करना है वो मैं आपको नहीं बता रहा क्योंकि क्वेश्चन 12 हमने किया हुआ है, तो क्वेश्चन 12 हमने बड़ी डिटेल से किया था, उसमें क्या करना है, तो ये हमारी डिस्कशन खत्म हो गई। अब यही बैलेंस शीट के सवालों में तो बड़ी डिटेल से डिस्कशन हुई है, क्वेश्चन 12 पूरा किया हुआ, मैं इसमें और क्या कराऊंगा। अच्छा, अब मोहतरम यही डिस्कशन लाल पेज के बारे में करते हैं, हमारे पास और हैं लाल पेज, शान नहीं होना आपको। अच्छा, अब यही डिस्कशन लाल पेज के बारे में करते हैं। लाल पेज के बारे में डिस्कशन हमारी पहली दफा होने लगी है, लाल पेज के बारे में डिस्कशन हमारी पहली दफा होने लगी है। लाल पेज के बारे में डिस्कशन करते हैं। पेरेंट ने अपने ओनर्स को, सब्सिडरीज का ओनर नहीं है, पेरेंट ने अपने ओनर्स को डिविडेंड बांटा और रिकॉर्ड कर लिया। वर्किंग 6 में जो P वाला कॉलम बन रहा होता है, P और S 2 कॉलम बनते हैं ना, क्या उसमें शो करेंगे? यस, शो करेंगे। पेरेंट ने डिविडेंड बांटा, मेरे सवाल सुनने गौर से, पेरेंट ने डिविडेंड बांटा और रिकॉर्ड कर लिया। बैलेंस शीट के एंगल से सोचें, बैलेंस शीट के एंगल से ना, पेरेंट की हमने को खास रिवीजन नहीं की हुई, बैलेंस शीट के एंगल से सोचें। बैलेंस शीट के मुंह पर रिकॉर्ड दोबारा करने की जरूरत है या कर लिया है? कर लिया है। रिकॉर्ड करने की जरूरत बैलेंस शीट के मुंह पर नहीं होगी। छोटी सी चीज डिविडेंड ऑफ एस के नीचे खोल के मैंने डिविडेंड ऑफ पी एक दिन पेजेस पे दिखाई थी आपको, लेकिन अभी इंशाल्लाह सवाल में भी रिवाइज हो जाएगी, रिलैक्स हो, परेशान होने की जरूरत नहीं। पेरेंट के डिविडेंड के रिवीजन में करा रहा हूं। पेरेंट का डिविडेंड ज्यादा आसान है क्योंकि इस तरह एस को कुछ नहीं जाना। पेरेंट ने डिविडेंड बांटा और रिकॉर्ड कर लिया, तो क्या वर्किंग 6 में मिसिंग फिगर्स निकालते हुए शो करें ना, मिसिंग फिगर्स निकालने के लिए। पेरेंट ने डिविडेंड बांटा और रिकॉर्ड कर लिया, तो बैलेंस शीट में क्या करें? कुछ भी ना करें, और कुछ भी ना करें, ठीक है, रिकॉर्ड कर लिया, अल्लाह का शुक्र है, पेबल शेबल रिकॉर्ड कर लिए होंगे। P&L के मुंह के एतबार से लाल सफे को कभी ना सोचिएगा, क्योंकि P&L के मुंह के एतबार से सोचने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि पेरेंट बांटेगा तो सब्सिडरी को तो नहीं मिल रहा कि वो अपनी अदर इनकम से माइनस करे, तो अल्लाह का शुक्र है P&L के एतबार से P का लाल सफा बांटने वाला हम कभी भी नहीं सोचेंगे। तो दो बातें मैंने कराई थी पहले, वो रिवाइज करा दें। पेरेंट ने डिविडेंड बांट दिया और शो कर दिया, तो वर्किंग 6 में शो करेंगे। पेरेंट ने डिविडेंड बांटा और शो कर दिया, बैलेंस शीट के एतबार से कुछ नहीं करेंगे। आखिरी सवाल है वो आप खुद ही बता देंगे।
पेरेंट ने डिविडेंड बांटा, रिकॉर्ड करना भूल गया है, वर्किंग 6 में मिसिंग फिगर्स वगैरह निकालते हुए उसे शो करें या फिर मिसिंग फिगर्स वैसे ही निकाल लें? फिर सही कैसे करें इसको? बैलेंस शीट में जाकर रिकॉर्ड कर दें, बैलेंस शीट में जाकर रिकॉर्ड कर दें, रिकॉर्ड करने की वही एंट्री रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, अर्निंग कम करके पेएबल को बुक कर लेंगे और P&L के मुंह के एतबार से सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, ये सफे की बात मुकम्मल हुई। अब कभी कभी पेपर में ये मसला आ जाता है कि पता ही नहीं चलता डिविडेंड पे हुआ है या नहीं, तो उसका जवाब मैंने बता दिया था कि अगर पेपर में सिर्फ लफ्ज आए ना डिक्लेयर्ड, अनाउंस, प्रपोज्ड, सिर्फ ये लिखा होता है मींस इट इज पेड, और पेड हमेशा रिकॉर्ड हो गया होता है, देने वाले ने भी रिकॉर्ड कर लिया होता है और जिसे मिला है उसने भी रिकॉर्ड कर लिया होता है। ये बात तो आपसे वर्किंग 6 वाली हो गई है और ये भी हो गई है। कॉन्सेप्ट 3 और 4 ही तो आज रिवाइज करवाया सारा, कि कब वर्किंग 6 में शो करना है, कब अदर इनकम में से माइनस करना है, ये सारी डिस्कशन हुई थी। अच्छा जी, अब आप मुझे ये बताएं कि कल वाला जो सवाल था मेरा, कल वाला सवाल दैट वाज ऑन, अच्छा होमवर्क के सवाल में ना एक तो आपको टफ टाइम दिया इस एडजस्टमेंट ने, पॉइंट 2 ने, इस पॉइंट 2 के ऊपर इंशाल्लाह आज हम 15 मिनट लगाएंगे। पॉइंट 2 ने आपको टफ टाइम दिया है। दूसरा, इस एडजस्टमेंट को आपको टफ टाइम नहीं देना चाहिए था, इस एडजस्टमेंट में मैं जूते मारूंगा अगर इसने आपको टफ टाइम दिया है, तो इसको मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा। नहीं, प्लांट तो हमेशा फैक्ट्री में होगा भाई, प्लांट इक्विपमेंट के साथ कुछ भी ना लिखा हो तो ये हमेशा फैक्ट्री का होगा, तो इसलिए कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगी। बाकी अल्लाह का शुक्र है सवाल आसान था, कोई मसला नहीं था। अच्छा, और ये जो ये वाली एडजस्टमेंट है ना, ये असल में आज जो हमने सवाल करने उसमें डाल दी हुई है। अच्छा मोहतरम, चुप चुप, इस एडजस्टमेंट को आज सफेद और लाल पेज के एतबार से सारा समझ लें। एक एक सवाल में अलग अलग करके पूछूंगा, आपने अलग अलग जवाब देना है। मुझे बता दें ये जो एडजस्टमेंट है ये सफेद पेज है या लाल पेज है? एस ने डिविडेंड बांटा है तो ये कौन सा पेज है? सफेद पेज है, ये लाल पेज नहीं है, ये सफेद पेज है। अगला बात, डिक्लेयर का मतलब मैंने क्या कहा था, क्या ले लें? पेड ले लें। एस ने पे कर लिया, पे करने वाली चीज ना कभी भी भूली नहीं जाती। अगर पे करने वाली चीज कभी भी भूली नहीं जाती तो इसका मतलब यह है क्या एस ने बांटना रिकॉर्ड कर लिया होगा? अगर उसने कर लिया होगा तो वर्किंग 6 में शेयर कैपिटल पे 30% लगा के शो करें। वर्किंग 6 में पूरा शेयर कैपिटल पे 30% लगा के शो करें। जब इसने पे किया है तो सवाल खामोश है, तो इसने रिसीव कर लिया होगा, तो रिसीव करने वाली चीज लोग भूलते नहीं। तो इसने अपनी अदर इनकम में उसका अपनी परसेंटेज डाली होगी, तो इसने जो अपनी अदर इनकम में डाली होगी उसे P&L के मुंह पे जाके माइनस कर दें। ये कौन सा वाला सवाल था? कल वाला। डन, ओके। अब मैं निकालने लगा हूं परसों वाला सवाल, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29। ये तरह पढ़े। अच्छा, पहले तो बता दें कि ये सफेद या लाल है। सफेद पेज क्यों है? सब्सिडरी ने बांटा है या पेरेंट ने बांटा है? सब्सिडरी ने बांटा है, इसलिए ये सफेद। अगली बात, सब्सिडरी ने 15% बांटा है, तो शेयर कैपिटल है 3200 का 15% कितना आया था? 3200 का 15% 480 की पहले मैं डिस्कशन करता हूं। ये पूरा 480 है शेयर कैपिटल में, ये 480 है। एस ने रिकॉर्ड नहीं किया, फिलहाल मुझे इतना पढ़ने दें। अगर एस ने रिकॉर्ड नहीं किया तो मुझे बताएं वर्किंग 6 के एतबार से सोचें, एस ने रिकॉर्ड नहीं किया तो क्या वर्किंग 6 में शो करें? तो वर्किंग 6 में शो करने की जरूरत नहीं, मिसिंग फिगर्स निकालते हुए, मिसिंग फिगर्स वो वाले निकालें जो अकाउंटेंट किया, अकाउंटेंट ने शो ही नहीं किया हुआ। अच्छा, अब सोचें 480 का 60% जो किसको मिला है? पेरेंट को। पेरेंट ने रिकॉर्ड किया हुआ अपनी अदर इनकम में, अगर अदर इनकम में उसने डाला नहीं तो आपस की इनकम रिकॉर्ड नहीं की, तो माइनस भी करने की जरूरत नहीं है, तो पेरेंट की अदर इनकम में से भी निकालने की जरूरत नहीं है। ये वर्किंग 6 के एतबार से बात होगी और P&L के मुंह के एतबार से बात होगी। अब सवाल है कि दिल में आ सकते रिकॉर्ड नहीं किया, हमें भी कुछ नहीं करने दे रहे आप, तो आप चाहते क्या? नहीं भाई, बैलेंस शीट का सवाल जब सॉल्व करेंगे तो बैलेंस शीट के सवाल में ये सारी एंट्रीज आप करेंगे, ये बैलेंस शीट के सवाल में जाके सारी एंट्रीज कर दें, रिकॉर्ड नहीं किया हो तो कर दें रिकॉर्ड, और ये सारी रिकॉर्डिंग आपको करवाई थी और एंड पे आपस की कैंसिलेशन भी करवाई है, तो वो परेशान ना हो, रिकॉर्ड नहीं किया तो क्या होगा, कोई मसला नहीं, रिकॉर्ड नहीं किया तो ये सारा आप कर दें। आज के सवाल में भी इंशाल्लाह देखते हैं डिविडेंड कैसे आएगा। तो आज का सवाल शुरू करें। पहले वो जो है ना, ये कल वाले सवाल में करंट अकाउंट्स वाली एडजस्टमेंट्स पहले बता दें, इसका क्या करना है। पेज 661 द करंट अकाउंट ऑफ टू कंपनीज, करंट अकाउंट होते हैं आपस में, द करंट अकाउंट ऑफ टू कंपनीज वर रिकंसाइल्ड। इसका मतलब ये होता है एक ने दूसरे को फोन करके पूछा
मैंने इतने पैसे लेने हैं, दूसरे ने कहा यस ब्रो मैंने इतने देने हैं, इसका मतलब होता है रिकनसाइल्ड। रिकनसाइल्ड, आप दोस्त को फोन करके यार तूने मुझे 10 रुपए देने थे, तो उसने कहा हाँ मुझे याद है, इट मीन्स इट इज रिकनसाइल्ड, इट मीन्स इट इज रिकनसाइल्ड। ये जो बंदा रास्ते में होता है, ये हर दफा तो नहीं पेपर में होगा कि बंदा ही रास्ते में हो, कैश इन ट्रांजिट, बंदा रास्ते में होना जरूरी है। जबरदस्ती बंदा रास्ते में आप लोगों ने खड़ा किया होता घर में, बंदा कहां से रास्ते में आ गया? द करंट अकाउंट ऑफ टू कंपनीज वर रिकनसाइल्ड, दो कंपनीज के आपस के बैलेंस रिकनसाइल हो रहे हैं, यानी जितना एक कह रहे हैं मैंने लेना है उतना ही दूसरा कह रहे हैं मैंने पैसे देने हैं। विद एस ओइंग पी, एस पी को कह रहे हैं मैंने तुझे देने हैं 750 और पी ने कहा यस इट इज रिकनसाइल्ड, मेरा भी, मैं बुक्स देखूं जरा, हाँ मैंने भी तुमसे 750 लेने हैं, बिल्कुल तुम सही कह रहे हो। अब बता दें, मानना कि ये अमाउंट्स बराबर हैं, बट लाइन आइटम्स के अंदर तो पड़ी नहीं है ना, पड़ी हुई फिगर्स को अगर बैलेंस शीट के फेस पे डाल देंगे वो तो मसला होगा। तो एस के पेबल्स में कितना आ रहा था? 750 और पी के एस रिसीवेबल्स में, तो इसको आप लोग दोनों जगह से 750 माइनस कर देना। असल में ना अब आप कई दफा बच्चे पूछते हैं दोनों जगह से 750 माइनस करें तो ना भी करें तो बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। भाई बैलेंस शीट तो टैली हो जाएगी, एग्जामिनर ये नहीं चाहता कि 15,000 जमा 8,000 नजर आए, एग्जामिनर चाहता है कि 15,000 जमा 8,000 माइनस 750 वाले को मार्क्स दूं और फिर 10,000 जमा 3600 माइनस 750 वाले को मार्क्स दूं। तो दोनों के बैलेंसेस रिकनसाइल कर रहे थे या दोनों के बैलेंसेस में डिफरेंस था? अगर कोई ऐसी लाइन होती ना कि पेरेंट कह रहा है मैंने सब्सिडरी से पैसे लेने हैं और सब्सिडरी कह रही है मैंने भेज दिए हैं, क्या तुम्हें अभी मिले नहीं, इस तरह की कोई बात होती है तो फिर क्या होता है? कैश इन ट्रांजिट। लेकिन अगर दोनों के बैलेंस रिकनसाइल हो रहे हैं तो इसका मतलब है दोनों ने एक दूसरे को सेम अमाउंट लेनी देनी है, बट इट डजंट मीन के एडजस्टमेंट को इग्नोर करें, इट मींस के लेना देना कैंसिल करें आपस में। ओके, आज एक बड़ा आसान सा सवाल रखा है, इसमें 2-3 एडजस्टमेंट है, एक रिवैल्यूएशन की है, एक ये कल वाली है स्टॉक बेचने वाली, एक गुडविल की इंपेयरमेंट की, एक डिविडेंड की है। सवाल को नजर मार के ना आपने एक चीज बतानी है, सिर्फ एक सरसरी सी नजर मार के। क्वेश्चन 33, सरसरी सी नजर मार के कोई चीज आपने बतानी है। नहीं, कोई फिगर्स वगैरह ना पढ़े, वैसे कह रहा हूं। कौन बोले? हाथ खड़ा करेंगे। एक्सेलेंट जी, और जल्दी 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 जी। एक स्टूडेंट ने तो जवाब दे दिया, सही जवाब दिया, और कोई बोले? वर्किंग 6 इज गिवन, गुड। जवाब ये कि वर्किंग 6 इज गिवन। ये सेपरेट बैलेंस शीट है दोनों की, ये सेपरेट पी एंड एल है दोनों का। पी एंड एल कैसे पता चलता है? सेल एक्सपेंसेस वगैरह देख के? नहीं, ऊपर लिखा होता है। अच्छा, ये सेपरेट पी एंड एल है। ये क्या है? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एक्सट्रैक्ट्स। एक्सट्रैक्ट्स का मतलब है इनके शेयर कैपिटल के कॉलम नहीं है, सिर्फ कौन से कॉलम है? रिटेन्ड अर्निंग के कॉलम है। तो अच्छा, ये जो चस्का चढ़ा होता है ना, वर्किंग 6 करके शुरू करूं, अब ये प्लीज ये पूरा नहीं करना आपने, और वर्किंग 6 हुई हुई है, वर्किंग 6 हुई हुई है, तो इसलिए ये परेशानी कि वर्किंग 6 मैंने करनी है। अब वर्किंग 6 खोलने की जरूरत नहीं, वर्किंग 6 ऐसे ना नोट दीजिएगा पेपर में, एज द वर्किंग 6 हैव बीन डन बाय यू सो आई एम नॉट डूइंग दिस वर्किंग। अब हो सकता है किसी और कॉलेज में कोई टीचर इसको वर्किंग 6 का नाम ना देता हो, वो कोई और वर्किंग करवाता हो। ओके, चलें, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15। फिगर जरा चेक कर लेते हैं, प्रॉफिट्स जरा पकड़े, प्रॉफिट्स 15,000 और 22,000 जरा देखें, नीचे आ रहे हैं सही जगह पे? 15,000 और सही है। अच्छा, स्टेटमेंट चेंज इक्विटी के एंड वाली जो आ रही है वो बैलेंस शीट में नजर आनी चाहिए या स्टेटमेंट चेंज इक्विटी के शुरू वाली आ रही नजर आनी चाहिए? एक बात जिंदगी में याद रखिएगा, दुनिया वाले ऑर्गेनाइजेशंस पहले पी एंड एल बनाती हैं, फिर प्रॉफिट को स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी में लेके जाती हैं, फिर वो आरई बढ़ जाती है, उस आरई को बैलेंस शीट में शो करती हैं। तो अब आप मुझे बता दें कि क्लोजिंग आरई वैसे आ क्या रही है? 55 और 37, और इधर भी क्या आ रही है? 55 और 37। अब एक काम कर लेते हैं, अच्छा 15 के साल में 15 का इंटरिम डिविडेंड तो आ सकता है ना? और भाईजान ये ना सोचिएगा अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड किया या नहीं किया, अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड किया तो नजर आ रहा है, इट हैज बीन रिकॉर्डेड बाय अकाउंटेंट, इसका मतलब अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड, अब वर्किंग 6 में हमने शो नहीं करना, उसने शो करके बता दिया कि मैंने शो किया हुआ, तो इट इज रिकॉर्डेड बाय अकाउंटेंट, इट इज रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड किया तो शो किया होगा ना उसने, ऐसे तो नहीं शो किया होगा। ये सफेद सफा है, लाल सफा पहली दफा है आज। मैंने पी का डिविडेंड बांटना कभी शो नहीं किया आपको क्लास में, नेवर, हमेशा लिखा होता था एस अनाउंस डिविडेंड। ये लाल सफा आज पहली दफा है, ये सफेद सफा है। 2500 पे 2500 के एतबार से भी बात करेंगे, 2500 में पी के हिस्से के एतबार से भी शायद कोई बात करेंगे, टूटा हुआ हिस्सा, इस सफेद सफे को तोड़ेंगे इंशाल्लाह, लेकिन लाल की कोई मेरे ख्याल से टेंशन नहीं होगी इतनी। ये अकाउंटेंट ने मेरे ख्याल से रिकॉर्ड कर दिया, हो सकता है पूरे सवाल में हमें 4000 की नजर ही ना आए। चलें 4000 अभी डिस्कस करते हैं जब सवाल खुलता है। तो ये मोहतरम सफेद वाला सफा हो गया और ये लाल वाला सफा हो गया।
और एक चीज आपको समझने के लिए लिख रहा हूं, वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं। ये 31/12/15 का क्लोजिंग हो गया और ये 1 जनवरी 15 का ओपनिंग हो गया। तो ये 2 डेट्स हैं। प्रॉफिट 15 के साल का आ रहा है और इंटरनल डिविडेंड भी 15 का आ रहा है। एक छोटा सा काम अगर आप कर लें, जरा चेक कर लें, ये लाइन क्या लिखी हुई है और इस लाइन को जरा चेक भी कर लें। भाईजान प्रपोज का मतलब होता है पेड, मैंने आपको बता दिया था। अगर लिखा हो तो ये पेड होता है, पेड अकाउंटेंट रिकॉर्ड कर चुका होता है। हैंक्स ने लाल सफा लाल जिसमें कैंसिलेशन वगैरह कोई नहीं होती, लाल सफा तो पेरेंट अपने बाबा जी को बांटता ना। हैंक्स ने पे किया है इंटरिम डिविडेंड 10%। जरा हैंक्स का शेयर कैपिटल पकड़े, हैंक्स का शेयर कैपिटल कितना आ रहा है? 40,000। इसका 10% 4,000। स्ट्रीप प्रोपोज 25% डिविडेंड। स्ट्रीप का शेयर कैपिटल 10,000। स्ट्रीप का शेयर कैपिटल 10,000। 10,000 का 25% 2500। तो क्योंकि सवाल में इंफॉर्मेशन दी हुई थी तो ऐसे ही फॉर द पर्पज ऑफ रिवीजन आपकी मैं यहां लिख रहा हूं 40,000 का 10% और सब्सिडरी का कैपिटल कितने 10,000 का। लेकिन ये याद रखिएगा ये ना पूरे होते हैं, यानी इसमें से भी कोई हिस्सा बांटने वाली बात अलग है। तो ये जो आ रहा है आपको नजर, ये पूरा सफेद पेज है 2500, इसकी इंशाल्लाह बात करेंगे। और ये पूरा लाल पेज है 2500 और 4,000। लाल सफेद को मुझे याद करिएगा, आज के बाद क्लास में फाड़ेंगे नहीं, क्योंकि लाल सफेद के जो ओनर हैं वो कोई आपस की ट्रांजेक्शन ही नहीं है जिसको कोई कैंसिल करना पड़े। तो लाल सफेद को कभी फाड़ने की जरूरत नहीं है, बस लाल सफा इधर आ गया। अच्छा, अब मोहतरम अदर इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है कि ये पे हो रहा है, ये पे हो रहा है। अब सारी बातें मैं करने लगा हूं आपसे। सबसे पहले मैं 2500 के सामने सफेद सफे को रखता हूं। वर्किंग 6 के एतबार से सोचें, बनानी है या बनी हुई है? बनी हुई है तो उसमें अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड किया हुआ तो शो हुआ है ना, तो वर्किंग 6 का तो सोचने की जरूरत नहीं इस एतबार से। अच्छा, अब अगर सवाल कह रहे कि डिविडेंड प्रोपोज हो गया है यानी पे हो गया है, तो इसका मतलब है 2500 का 80% पी ने अदर इनकम में डाल लिया है, वो आज हमें निकालना पड़ेगा। बल्कि सवाल वाले ने शायद आसानी कर दी थी, पी शेयर ऑफ डिविडेंड फ्रॉम सब्सिडरी इज अपीयरिंग इन अदर इनकम। सवाल वाले ये ना भी बताता तो कोई मसला नहीं था, क्योंकि उसने पे कर दिया तो उसने रिसीव कर लिया। अब आप सोचें बैलेंस शीट के एतबार से, वर्किंग 6 के एतबार से सोच लिया 2500 को, क्या सोचा 2500 के बारे में, शो किया हुआ तो बाकी हुआ, हम क्या करें? अब P&L के मुंह के एतबार से सोचें, अगर इसने पे किया 2500 तो उसने 2500 का 80% रिसीव किया होगा, वो अदर इनकम में से हम इंशाल्लाह P&L के मुंह पे क्या करेंगे? माइनस करेंगे। बैलेंस शीट के एतबार से समझिए पेड वाला सिनेरियो है, पेड वाला सिनेरियो है। तो 5 सिनेरियोज में से क्वेश्चन 12 में 5वां वाला सिनेरियो है, तो इसलिए बैलेंस शीट बनाते हुए इंशाल्लाह डिविडेंड की एडजस्टमेंट 2500 वाली इग्नोर कर देंगे। अब मुझे आप बताएं कि अब जरा लाल सफे पे डिस्कशन मजे की होनी है। वर्किंग 6 में लाल शो करना है नहीं करना उसने किया हुआ, बस बात खत्म। बैलेंस शीट बनाते हुए मैंने ये उठानी है वर्किंग नंबर 3 में 55। उधर से देख लो यार किधर है, ये वाला 55 उठाना है ना वर्किंग 3 में, तो ये वाला उठाते हैं। वर्किंग 3 में ये चला जाता है, ये वर्किंग 2 में चला जाता है। तो जब मैं वर्किंग 3 में ये वाला 55 उठा रहा हूं तो बैलेंस शीट बनाते हुए क्या ये डिविडेंड माइनस हो चुका है? अब मुझे रिकॉर्ड करने की जरूरत है या नहीं रिकॉर्ड करने की जरूरत? कोई रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं। तो बैलेंस शीट में भी अल्लाह का शुक्र है मुझे रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4000 क्यों नहीं जरूरत पड़ेगी? तो ये मैंने लाल सफे के एतबार से आपसे, अगर अकाउंटेंट ने लिखा होता कि ये रिकॉर्ड करना भूल गया है तो यहां 4000 की जगह कितना आ रहा होता? 0। अगर 0 आता तो 55 ना आ रहा होता। ये अर्निंग कोई और हम उधर लेके जाते और फिर बैलेंस शीट में एंट्री कर देते। इतनी जल्दी क्यों डिस्कशन खत्म होगी है पेरेंट की? क्योंकि पेरेंट का डिविडेंड किसी को बांटा नहीं जाता। पेरेंट का डिविडेंड बस पेरेंट ने बांटना अनाउंस करना है, जिनको मिलने हैं उनके एतबार से हमारी डिस्कशन जरूरी नहीं है। तो लाल सफे के बारे में रूल बता दें, अगर बांटने वाले ने रिकॉर्ड कर लिया है तो वर्किंग 6 में शो करें और फिर दोबारा एंट्री करने की जरूरत नहीं। और अगर रिकॉर्ड करने वाले ने रिकॉर्ड नहीं किया तो वर्किंग 6 में शो ना करें। जब बैलेंस शीट का मुंह बनाएं तो सीआरई डेबिट डिविडेंड पेबल क्रेडिट टू बाबा रशीद, बाबा अंजुम और वो सारा वो डिविडेंड पेबल बुक कर लें। और वो पेबल्स कैंसिल नहीं होने, वो बाबा रशीद बाबा अंजुम वो तो पता नहीं कौन लोग हैं, उनके पेबल खड़े रहेंगे किताबों में। चलिए पहला काम क्या करूं बताएं? एक्सेलेंट एक्सेलेंट। वर्किंग 6 नहीं करनी भाईजान,
हम एज्यूम करेंगे किसका सवाल है, बैलेंस शीट का। शुरू करें जल्दी। बताई हुई एक्विजिशन डेट सवाल में बताई हुई है जी भाईजान। पी क्या लिखो, एक्सेलेंट, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और इसके लिए जगह छोड़ देते हैं। पी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ एज ऑन, जी बताएं। पीपी 32 और 25, आगे बोले। इन्वेस्टमेंट्स जी भाईजान, रुपीज इन थाउजेंड की फरमाइश आई है। ओ ये रुपीज इन मिलियन हो जाएगा, रुपीज इन मिलियन। बड़ी बड़ी बातें किया करें, रुपीज इन मिलियन। वर्किंग वन जल्दी जल्दी साथ साथ बना लें। 33.5 सारी तो कुछ ऐसे इस तरह की होती है। अच्छा एनसीआई की ना हमेशा 2 लाइनें काफी हैं, इधर वर्किंग वन से आने, इधर वो वैसे कैपिटल रिजर्व भी आ सकते हैं, 2 या 3 लाइनें काफी होंगी एनसीआई के लिए। चलें करंट एसेट्स कितने हैं, 50 प्लस 28, शेयर कैपिटल। अगर कोई सऊदी किंग को शेयर इशू करने हैं ना और वो एंट्री नहीं हुई हुई ना यार, मुज़ाकरात क्लास के बाद अगर सऊदी किंग को शेयर इशू करने हैं और वो एंट्री नहीं हुई हुई तो इनर कॉलम में लाके फिर शेयर कैपिटल लिखेंगे पेरेंट का, लेकिन फिलहाल आउटर कॉलम में 40 10। यार तो कमेंट्री थोड़ी जरा कम किया कर लिया कर कभी कभी। 6 पॉइंट। आपका नाम क्या है भाई, क्या मिक्स हो रही है बातें, इधर देख ले। है सारी 23.5 अच्छा जी, पॉइंट 1, पी ऑन्स 80% ऑफ सब्सिडरी शेयर्स, अल्लाह आपके भाग लगाए पी। दीज वर परचेज ऑन जनवरी 12। भाई मिड ईयर एक्विजिशन नहीं है, स्टार्ट ऑफ ईयर एक्विजिशन भी नहीं है, कई साल पहले सब्सिडरी तुम बिक चुकी थी। हम तो 15 में खड़े हैं, 14, 13, 12 के स्टार्ट में सब्सिडरी बिक चुकी थी। ये तो कई साल पहले बिक चुकी थी, जब से हमने क्लासें शुरू की हैं P&L वाली। आज पहली दफा ऐसा हुआ है, एक पहली जो शायद हमारी क्लास थी उसमें सब्सिडरी को हमने खरीदा था साल के पहले दिन, दूसरी और तीसरी क्लास में हमने सब्सिडरी को खरीदा था साल के मिड में, और आज वाली क्लास में ना हमारे साल के पहले दिन ना हमारे साल के मिड में, बल्कि कई साल पहले खरीदी जा चुकी है सब्सिडरी। आज एसआरई और एस प्रॉफिट में आपको फर्क समझ आएगा। हैंग्स ऑन 80% ऑफ स्ट्रीप शेयर, दीस वर परचेज ऑन जनवरी 12 फॉर ₹33.5। ठीक है, ₹33.5 सऊदी किंग को ये पेमेंट किया आपने। When the balance on the streets retained earning was stood at 7 million। ये बहुत पुराना बैलेंस है आरई का, जनवरी 12 का। असल में आज खुदा के लिए प्री जो है वर्किंग 6 से ना निकालिएगा, क्योंकि वर्किंग 6 में 31/12/15 का और 1 जनवरी 15 का, 31/12/15 का और 1 जनवरी 15 का बैलेंस है। मुझे 1 जनवरी 12 का चाहिए, तो वो यहां पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो सवाल ने दे दिया हमें। कितनी फिक्र करते हैं हमारी आई कैप। ओके, द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ एक्विजिशन वाज डिटरमिन्ड टू बी 20 मिलियन। इधर देखें, द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स वाज रुपीज, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स,
फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, असल में शेयर कैपिटल और अर्निंग्स वगैरह को नेट एसेट्स भी कहते हैं। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, इसका मतलब है इसी दिन। ये कम जनवरी 12 का डेटा सारा। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन वाज डिटरमाइंड टू बी 20 मिलियन। अच्छा, एक आपने जब इधर लिखा ना 20, अब एकदम परेशान हो गए, यार ये क्या चक्कर है, 10 से 7 17 आ रहा है और ये कह रहे हैं फेयर वैल्यू 20 है। तो आपने सवाल से कहा क्या क्या मतलब, क्या मसला क्या? कहते ठहर, द डिफरेंस, कहते मुझे पता है 3 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। द डिफरेंस तो उसी को पता चलेगा ना जो 20 यहां लिखेगा, जो 20 यहां लिख के बैठा होगा तो उसको क्या पता चलेगा डिफरेंस कहां से है। तो जिसको पता होगा फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ एक्विजिशन वाला लास्ट क्लास में पहले भी कई दफा बोला हुआ है, तो उसको पता होगा ना ये। तो द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स वाज 20, द डिफरेंस 3 रुपए का जो आ रहा है बिटवीन द बीवी एंड द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। अच्छा, मैंने आपको बताया हुआ है कि जब तक सरप्लस ना डालें ना, इसको कहते हैं बीवी ऑफ नेट एसेट्स, और जब सरप्लस डाल दें तो इसे कहते हैं फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। द डिफरेंस बिटवीन द बीवी 17, द डिफरेंस बिटवीन द बीवी एंड द फेयर वैल्यू नेट एसेट्स की, ये बीवी है। नेट एसेट्स में इसको इसलिए कह रहा हूं कि शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग असल में एसेट्स माइनस लायबिलिटीज के बराबर होता है। द बीवी ऑफ नेट एसेट्स was not equal to fair value of net assets and the difference was due to, शुक्र है एसेट का नाम बता दिया वरना हमने ब्रांड समझ लेना था। प्लांट which had a useful life of 10 years from the date of acquisition, from the date of acquisition का मतलब रिमेनिंग लाइफ है, तो रिमेनिंग लाइफ इसकी 10 साल है। ये डिफरेंस प्लांट की वजह से है। तो प्लांट पे फिर क्या आ रहा है, सरप्लस आ रहा है, लॉस आ रहा है, बैलेंसिंग, रिवैल्यूएशन सरप्लस प्लांट, प्लांट डेबिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट, नोट कर, और 3 के साथ लिख लें बैलेंसिंग। एट एक्विजिशन डेट का मतलब यह कि वर्किंग वन की ये चीजें हैं। जी, पीपी डेबिट, अच्छा अब कैमरा इधर लाओ। एसेट बढ़ने से डेप्रिसिएशन बढ़ेगी, डेप्रिसिएशन एंट्री, डेप्रिसिएशन डेबिट, डेप्रिसिएशन की जगह एसआरई 10 तो हमें डेप्रिसिएशन दे देगा 1 साल की, लेकिन ये हमें चाहिए होती है डेट ऑफ एक्विजिशन से बैलेंस शीट डेट तक, कंसोलिडेशन डेट तक। जेकम जनवरी 12, पूरा 12, पूरा 13, पूरा 14, पूरा 15, और मुझे को तो भी दे दिया लगे हाथों एक भाई ने। कितना मल्टीप्लाइड बाय 4, अच्छे बच्चे आप जी, 1.2 एसआरई डेबिट, डेप्रिसिएशन ऑन सरप्लस। अच्छा याद रख लें, डेप्रिसिएशन सरप्लस पे इधर आती है और डेप्रिसिएशन लॉस वाली इधर आती है, लेकिन ये निकालनी इधर है पेपर में। 3/10 इंटू 4, 1.2। ये किस किस साल की डेप्रिसिएशन होगी? 12 की, 13 की, 14 की, 15 की। तो एसआरई डेबिट, पीपी क्रेडिट। ये एंट्री है। अच्छा वैसे आप इस काबिल हो गए हैं कि घर में एंट्रीज किए बगैर सवाल कर रहे हैं, सोच रहे हैं, लिखनी जरूरी नहीं होती, मसला हो जाता है कभी कभी। लेकिन देखिए मसला पता कब आएगा, मसला नहीं, मसला आएगा कुछ नई एडजस्टमेंट्स हों। अगर P2S S2P फिक्स्ड एसेट है, P2S S2P स्टॉक है, इंपेयरमेंट लॉस है, तो ये तो मोटी मोटी सी इतनी एडजस्टमेंट्स है कि रिवाइज इतनी होगी हुई कि शायद अब इनमें सरप्लस है, लॉस है, मसला नहीं आना चाहिए। तो कोई इक्का दुक्का एडजस्टमेंट जो आपको टफ टाइम दे रही हो पेपर में, उसकी एंट्री करके देख लें, बाकियों की एंट्रीज करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे 750 नजर आया था हमें अभी करंट अकाउंट्स में, तो जबानी सोचना था क्रेडिटर डेबिट, डेटर क्रेडिट। तो ये वाली एडजस्टमेंट तो किसी भी एडजस्टमेंट है, इसको सोचे बगैर किया करें, इसको लिख के सोच के किया करें, लिखे बगैर किया करें। आगे चलें। ड्यूरिंग द ईयर, हाँ ये वो एडजस्टमेंट थी जो आपके घर तक आ गई थी। अच्छा ये एक सवाल हमने क्लास में किया था, इतना पुराना सवाल था कि सब्सिडरी ने 10 रुपए के बिस्किट खरीदे थे। अच्छा हाँ, एक पहले डिस्कशन आपसे करनी है, हैंड रिटन पेज 1। हैंड रिटन पेज 1। ये जरा ट्राई करें क्वेश्चन। कोई दुकानदार है, उसने 200 रुपए का आइसक्रीम डब्बा खरीद के ना 250 रुपए का बेच दिया है।
बिल्कुल सादा सी बात कर रहा हूं आपसे। दुकानदार है, उसने 200 रुपए का आइसक्रीम का डब्बा खरीदा है, 250 का बेच दिया है, आपको बुलाया, आपसे कहा यार तुमने सीए कर रहे हो, आपने कहा रहने दे, नहीं नहीं सीए कर रहे हो, हाँ मैंने तुम्हें जाते देखा था कॉलेज सीए के, यार मुझे बता दो मैं कितने % बता सकते हैं उसको, बता सकते हैं उसको कितने % कमा रहा है। उसने मार्कअप पूछा, मार्जिन नहीं पूछा, उसने पूछा मेरा मार्कअप कितना है, मेरा मार्कअप नहीं यानी प्रोडक्ट का मार्कअप। अच्छा इसमें ना आपको कैलकुलेटर पे चाहिए था, पहले जरा इसका प्रॉफिट निकाल लें। प्रॉफिट आपने निकाल लिया कितना, 50। अच्छा मार्कअप ना मिसिंग है, मार्कअप परसेंटेज मिसिंग है। इसका तरीका ये होता है कि प्रॉफिट को पकड़ के ना कॉस्ट पे डिवाइड करें और 100 से मल्टीप्लाई करें, फिर आपकी मार्कअप परसेंटेज निकल आएगी। तो अगर कभी मार्कअप पेपर में मिसिंग हो तो भाई मार्कअप निकालने का ये फॉर्मूला है, प्रॉफिट को कॉस्ट से डिवाइड, यानी कि प्रॉफिट कॉस्ट का कितना है, रिटर्न हमारे ना लॉजिकल, प्रॉफिट कॉस्ट का कितने % है, इसी तरह निकल सकते हैं प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट। प्रॉफिट कितने, वो 100 200 250 का डिफरेंस है, 50 डिवाइडेड बाय 200, 100 से इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे जब आप परसेंटेज में आ जाए 25%। तो मार्कअप परसेंटेज वाज मिसिंग, सो वी कैलकुलेटेड इट ऑन हैंड रिटन पेज 1, जाके देख लें। डालना पानी, थोड़ा सा अपनी बोतल से डाल दो, थोड़ा सा कॉलेज वाले पानी मिक्स कर दो। अच्छा चलो फिर ठीक है, अगला ट्राई करें। अब अगली दुकान पे गए तो उसने 400 रुपए का कैलकुलेटर खरीद के आपको 500 रुपए का बेच दिया। उसने आपसे कुछ और सवाल पूछा है अजीब सा, मुझे बताओ मार्जिन परसेंटेज में कितना है। तो पहले तो प्रॉफिट बताएं इसका कितना है, रुपीज में 100 रुपए, मार्जिन होते हैं सेल पे, तो मार्जिन निकालने का तरीका होगा प्रॉफिट सेल का कितना है, प्रॉफिट सेल का कितना है, कितना निकला है। सो इट इज हाउ इफ कॉस्ट एंड सेल प्राइस इज गिवन देन यू कैन कैलकुलेट द मार्कअप और मार्जिन वट एवर यू वॉन्ट। अच्छा अगला सवाल सोच के जवाब देना है। अगर पेपर में मार्कअप या मार्जिन जो भी परसेंटेज है मिसिंग हो, क्या निकालना पसंद करेंगे? मार्कअप की परसेंटेज निकाल लेंगे डेटा को देख के, मार्जिन की परसेंटेज निकाल लेंगे, मिसिंग को क्या निकाल लेंगे, जो मर्जी जो मर्जी जो मर्जी, अल्लाह के शुक्र जवाब में कोई तब्दीली नहीं आएगी। मार्कअप निकालना है, मार्कअप निकालना है, मार्जिन निकालना है, मार्जिन निकालना है। प्रॉफिट को कॉस्ट से डिवाइड करेंगे, मार्कअप निकल आएगा, उससे पूरा सवाल सॉल्व कर दीजिएगा। प्रॉफिट को सेल से डिवाइड करेंगे, मार्जिन निकल आएगा, उससे सवाल सॉल्व कर दीजिएगा। ये सवाल अब आज के बाद आपने नहीं पूछना। ये सवाल अक्सर बच्चे पूछते हैं, सर मैं तो मार्जिन निकालने को दिल चला था, आपने सोल्यूशन में मार्कअप की परसेंटेज निकाली हुई है, आपने जो मर्जी कर लिया, जवाब आपका सेम आएगा। अगला सवाल उससे भी इंपॉर्टेंट, अगर पी ने एस को बेची है चीजें और एस ने आगे दुनिया में कहीं बेची हैं, तो मार्कअप या मार्जिन किसकी किताबों में निकालेंगे? या बेची नहीं बेची वो अलग बात है। अच्छा पी ने एस को बेची चीजें, एस ने आगे बेचनी है, ऐसे कर लो, पी ने एस को बेची, एस ने आगे बेचनी है, मार्कअप या मार्जिन किसके डेटे को सामने रख के निकालेंगे? याद रखिएगा हमेशा पी के डेटे को सामने रख के निकालिएगा, क्योंकि आपस का प्रॉफिट तो पी ने बुक किया ना। लेकिन अगर यूफोन ने पीटीसीएल को चीजें बेची हैं और पीटीसीएल ने आगे बेची नहीं बेची, ये अलग बात है। प्रॉफिट परसेंटेज किसकी किताबों में निकालेंगे अगर मिसिंग हुई? यूफोन की किताबों में, यूफोन की किताबों में, बिकॉज प्रॉफिट आपस का सेलर बुक करता है। तो सेलर अगर पी है तो पी की किताबों में निकाल लीजिएगा, सेलर अगर एस है तो जिसकी किताबों में प्रॉफिट रिवर्स करते थे उसी की किताबों में क्वेश्चन की परसेंटेज निकालिएगा ना। ओके, एक सवाल हमने क्लास में किया था जिसके ऊपर हमने ये बात की थी कि मेरे ख्याल से तो मैं जब फिगर्स लिखने लगूंगा तो आपको खुद ही याद आ जाएंगी फिगर्स। सब्सिडरी ने चीजें खरीदी हैं 10 रुपए की और पेरेंट को बेची हैं 12 की, पेरेंट को बेची हैं 12 की। ये 12 में 7 लिखे, मुझे याद है ये लिखते थे हम 12 साथ ही। सब्सिडरी ने 10 रुपए की चीजें खरीदी हैं और पेरेंट को बेची हैं 12 रुपए की। अब पेरेंट आगे 15 की बेचे ना बेचे हमारी बला से, आप मुझे बताएं मार्कअप कितना है सब्सिडरी का? पकड़े पकड़े कैलकुलेटर, मार्कअप बताएं, मार्कअप परसेंटेज आज बता दें। पहले 12 और 10 रुपए का डिफरेंस लें, 2 रुपए आया। 2 रुपए को अगर आप 10 पे डिवाइड कर दें तो मार्कअप निकल आएगा, 2 रुपए को 12 पे डिवाइड कर दें तो मार्जिन निकल आएगा। मार्कअप निकाल लें, मार्जिन निकाल लें, आपकी मर्जी है। 2 को 10 पे डिवाइड कर देना,
हु हैज सोल्ड, आपस की सेल, सब्सिडरी। हु हैज रिकॉर्डेड, आपस का प्रॉफिट, कितने परसेंट आपस का प्रॉफिट है, आई डोंट नो विद द डेटा, मुझे डेटा से पता नहीं चल रहा, बट मैं कैसे निकाल लूं? 2 रुपए को अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूं, इस डेटे को नहीं देखना आपने खुदा के लिए, बायर के डेटे को नहीं देखना, ये करते हुए किसके डेटे को देखना है? सेलर के। तो सेलर के डेटे की बेस पे मार्कअप मार्जिन निकाला करेंगे। सबसे बड़ी बात आप पेज 665 के पास यहां पे लिखें, मार्कअप या मार्जिन सेलर की बुक्स में निकालेंगे। मार्कअप या मार्जिन सेलर की बुक्स में निकालेंगे जिसने आपस की सेल की है। मार्कअप या मार्जिन सेलर की बुक्स में निकालेंगे जिसने आपस की सेल की है। मार्कअप या मार्जिन सेलर की बुक्स में निकालेंगे जिसने आपस की सेल की है। जी इधर देखें, असल में अब मैं आपको 2 मिनट दूंगा ताकि कल वाली होमवर्क वाली एडजस्टमेंट आप खुद ट्राई करें। सब्सिडरी ने 10 रुपए की चीजें खरीदी, बाजार में 12 रुपए की बेच दी, सॉरी पेरेंट को 12 रुपए की बेच दी, पेरेंट ने वो चीजें खरीद ली, पेरेंट आगे नहीं बेच सका, पेरेंट आगे नहीं बेच सका, क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा? 12। इसको हम सोल्ड कहते थे, इसको अनसोल्ड कहते थे, इस येलो वाले को लाइंग इन बायर स्टॉक भी कहते थे। तो इस डेटे से मुझे बता दें, S2P की हेडिंग बनेगी, सोल्ड 12, अनसोल्ड 12 येलो वाला, और अनसोल्ड का प्रॉफिट। अभी आपने मार्कअप वाली क्वेश्चन मुझे करवा दी थी, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। आपने मार्कअप मुझे कितना बताया था? 20। तो ये कितना आ गया? 120। अब क्या करेंगे? 12 को पकड़ेंगे, एक हमेशा सेल प्राइस पे पड़ा होगा ना, ये सेल प्राइस पे पड़ा हुआ है, 12 डिवाइड बाई 120, 2 रुपए आपस का प्रॉफिट आ गया। ये सारी इक्वेशंस आपको पता है, सारा डेटा पता है सोल्ड किसे लेते हैं, अनसोल्ड किसे लेते हैं। 10 रुपए को नहीं लेते, क्योंकि 10 रुपए तो सब्सिडी ने बाहर के किसी बंदे से चीजें खरीदी हुई हैं, वो वाली फिगर सोल्ड होती है, ये वाली क्या होती है? अनसोल्ड। सोल्ड, अनसोल्ड, अनसोल्ड का प्रॉफिट। जी 3 मिनट है आपके पास, पॉइंट 2 सॉल्व कर दें। सारे बच्चों को तसल्ली से करने दें। वो ना वर्किंग मुझे करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा, S और P का कॉलम बना के समझाने के लिए। पेपर में तो येलो लाइन से इधर वाला काम करना है, लेकिन येलो लाइन से उधर वाला काम तो आपके समझने के लिए मैं करवा रहा हूं। ओके, जिन लोगों से घर में नहीं हुआ था और अब हो गया वो जरा हाथ पकड़ें। ओके, बाकी ट्राई करें। बाकी सारे वो हैं जिनसे घर में हो गया था। अच्छा अच्छा, वैसे मुझे ये बताएं, ठीक है ये जिसमें नहीं करवाई भी थी,
घर में सोच के जान मार के आधा घंटा लगा के कितने लोगों को ख्याल है कि हमें कर लेनी चाहिए थी जरा? अच्छा, हो गई थी माशाल्लाह। ड्यूरिंग द ईयर एस सोल्ड गुड्स टू हैंक्स एट अ प्राइस ऑफ 24। देखते रहिएगा कोई चीज मिस ना हो जाए। ये तो वो वाली फिगर है ना 24। ड्यूरिंग द ईयर एस सोल्ड गुड्स टू हैंक्स एट अ प्राइस ऑफ 24। ये वो वाली फिगर होगी जो आपस की सेल है। दीज गुड्स हैड कॉस्ट S18। These goods had cost S18। आगे ना सवाल पढ़ें। सेलर कौन है? S। आपस का सेलर। P ने आगे बेचनी है, उसकी हमारी मर्जी। आपस का सेलर कौन है? S। मैं S की बुक्स में मार्कअप निकालने लगा हूं। मार्कअप 24 और 18 का डिफरेंस कितना है? 6 को अगर मैं 18 से डिवाइड करूं तो निकल आएगा मार्कअप, और 6 को 24 से डिवाइड करूं तो मार्जिन। जो मर्जी कर लीजिएगा पेपर। 33.333। ऐसा काम करें जो पेपर में अजीब सा और करें तो उसको फेस कर सकें, तो इसलिए मैंने ये किया। 33.33333%। डन हो गया। ये मार्कअप निकला है किसकी बुक्स में? सेलर की बुक्स में। आगे बढ़े जी। इस साल हैंक्स पेरेंट, ये पेरेंट हैंक्स है H। इस साल हैंक्स हैड सोल्ड 20 मिलियन ऑफ दीज फॉर 30। हैंक्स हैड सोल्ड 20 ऑफ दीज फॉर 30। हैंक्स हैड सोल्ड 20 मिलियन एट कॉस्ट टू हैंक। हैंक्स की कॉस्ट कितनी है? 24। हैंक्स ने 24 में से 20 बेच दी तो 4 अनसोल्ड है। ये पॉइंट थोड़ा सा टेक्निकल था। 20 मिलियन एट कॉस्ट टू हैंक्स। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ हैंक्स? 24। इसमें से 20 मिलियन जो हैंक्स को कॉस्ट पड़ी है, हैंक्स को जो कॉस्ट पड़ी है वो 24 टोटल पड़ी है। 24 में से 20 वाली चीजें, और अगला फिक्रा बहुत आसान था, फॉर 30 की बेच दी। तो 20 वाली चीजें 30 की बेच दी, तो इसका मतलब है 20 वाली चीजें अगर 30 की बेच दी तो 30 को फारक करें, 24 में से 20 वाली बेच दी ना, तो फिर अनसोल्ड कितनी है? 4। असल में ये 20 और 24 का डिफरेंस था 4। आगे इस डेटा को पूरा करने की जरूरत नहीं है, मुझे हाईलाइट करवा दें। ये क्या हो जाएगा? सोल्ड, और ये अनसोल्ड। 18 की टेंशन ना लें, क्योंकि ये तो सब्सिडरी ने बाहर के बंदे से खरीदी होंगी। 30 रुपए की टेंशन ना लें, ये तो पेरेंट ने बाहर के बंदे को बेची होगी। टेंशन सोल्ड और अनसोल्ड की होती है। सोल्ड, अनसोल्ड 4 डिवाइडेड बाय 133.3333 मल्टीप्लाइड बाय 33.3333 0.999999। तो कैलकुलेटर के में 4 को 133.33333333 मल्टीप्लाइड बाय 33.333333 कर दें। मार्जिन कर लेते क्यों? मार्जिन कर लेते वाला चक्कर नहीं है ना। हमें पेपर में पता नहीं होगा मार्कअप करके अजीब से जवाब आने, मार्जिन करके अजीब से जवाब आने, तो मैंने वो काम किया जो अजीब सा हो पेपर में। अच्छा, तो 1 आ गया। अब इसको पहले बैलेंस शीट के एंगल से डिस्कस कर लें। एसआरई डेबिट और स्टॉक क्रेडिट। मार्जिन से भी यही आएगा ऑब्वियसली। मार्जिन निकाल के देख लें, मार्जिन से भी यही आ रहा है। मार्जिन में पता क्या होगा? 6 डिवाइडेड बाय 24 तो 25% आ जाएगा। अब इधर क्या करेंगे आप? 4 डिवाइडेड बाय 100 जरा 25, एग्जैक्ट एक आ जाएगा। मार्जिन में भी इसी तरह होगा ना। मार्जिन में ना समय ये वाली क्वेश्चन भी तो बदलेगी फिर। 6 डिवाइडेड बाय 24 तो कितना आ जाएगा? 25%। लेकिन अब ये फिर मार्जिन अगर होगा तो C प्लस P इज इक्वल टू S। 100 75 और 25 हो जाएगी। ये वाला बंद हुआ है। पॉपकॉर्न अच्छा जी, अब 1 रुपए को बैलेंस शीट के एंगल से सोच लें।
SRE डेबिट स्टॉक क्रेडिट। उफ तो ऐसे कर रहे हो जैसे तुम पढ़ा रहे हो। SRE डेबिट स्टॉक क्रेडिट। पोस्ट कर 1 रुपये तूने इतना रोला तू। अच्छा 1 मिलियन। SRE डेबिट स्टॉक क्रेडिट। S2P स्टॉक की रिवर्सल, स्टॉक भी लिखा गया मेरे में। SRE डेबिट स्टॉक क्रेडिट। वर्किंग नंबर 8, वर्किंग नंबर 8। चलें जी नेक्स्ट। यार ये जरा ट्राई करें, ये आज के लिए आपके लिए जरा नई चीज है, ये ट्राई करें। पॉइंट 3 इंपेयरमेंट लॉस मुझे बताएं कितने हैं। एनसीए प्रोपोर्शनेट पे है, लेकिन उससे इंपेयरमेंट लॉस की फिगर पे फर्क कोई नहीं पड़ेगा। मैं लॉस की फिगर पूछ रहा हूं सिर्फ। गुडविल निकलेगी तो हाँ गुडविल काट लो, पहले गुडविल निकाल लें। एनसीए को रखें प्रोपोर्शनेट पे 20 अरब 20 गुडविल ये किस दिन की गुडविल है? यकम जनवरी 12 की, यकम जनवरी 12 की वरना इधर से एक फॉल सीलिंग उतार के मारनी। यकम जनवरी 12 की गुडविल है कितनी? 17.5 गुडविल 17.5। अच्छा गुडविल की डबल एंट्री करते हैं पहले। सारे अच्छे बच्चे उस क्लास में बैठे हुए इधर वाले अच्छे बच्चों के साथ मिलकर जल्दी से एंट्री करते हैं गुडविल की। दानिश में ऐसा रहा कि वैसा रहा, देखना यह है वहां कैसा रहा। तो अल्लाह के यहां देखा जाएगा कैसा रहा। इधर तो लश पश होके आ जाते हैं सारे। ओके चलें जी। हैंक्स हैड कैरिड आउट एनुअल इंपेयरमेंट टेस्ट। अच्छा एक चीज अब आप मुझे बता दें नई आज, ये आरईज एज ऑन टाइप चीज होती हैं और प्रॉफिट्स फॉर द ईयर टाइप चीज होती हैं। इंपेयरमेंट लॉस हर साल आ सकता है, बिल्कुल हर साल आ सकता है। जो इंपेयरमेंट लॉस फॉर द ईयर होगा वो P&L में जाया करेगा, जो सारे सालों का इंपेयरमेंट लॉस होगा वो SRE में जाया करेगा। डेप्रिसिएशन सारे सालों की इधर जाया करेगी, लेकिन इस डेप्सिन में से एक साल की डेप्सिन हम यहां लेके जाएंगे तो फॉर द ईयर। अब जरा देखते हैं। हैंक्स हैड कैरिड आउट एनुअल इंपेयरमेंट ऑन गुडविल इन अकॉर्डेंस विद IFRS 3 एंड IAS 36। द रिकवरेबल अमाउंट एज ऑन 31/12 वाज 5 मिलियन एंड एट 31 दिसंबर 15 वाज 4.5 मिलियन। चलें जी लेट्स स्टार्ट। For the first time in your life, I am preparing goodwill account for the purpose of your ease, आपकी आसानी के लिए। एडजस्टमेंट अकाउंट से, एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट, गुडविल डेबिट। एडजस्टमेंट अकाउंट से कितनी आई है? 17.5। 31/12/11 को, 31/12/12 को मुझे बता दें इसकी रिकवरेबल अमाउंट 18 है कि मैं इंपेयरमेंट गेन रिकॉर्ड कर लूं। इंपेयरमेंट गेन तो वैसे कोई चीज होती नहीं, इसकी रिकवरेबल अमाउंट 18 है। नहीं, अगर 18 होती तो मैं 17.5 लिखता, क्योंकि इंपेयरमेंट गेन कोई चीज नहीं होती। लेकिन क्या इसकी बुक वैल्यू 17.5 नजर आ रही है टी अकाउंट में? बुक वैल्यू टी अकाउंट में 17.5 नजर आ रही है। ये किस अकाउंट से राइज हुई है? एडजस्टमेंट अकाउंट से। तो इसकी बुक वैल्यू नजर आ रही है 17.5 और रिकवरेबल अमाउंट कितनी नजर आ रही है? 5। क्या ये इंपेयर हो गया जी? तो कैरी डाउन बैलेंस कौन सा जाना चाहिए? 5 जाना चाहिए। इंपेयरमेंट लॉस बता दें रेड मार्कर से। इंपेयरमेंट लॉस 12.5 इन इंपेयरमेंट लॉस। ओके 31/12/13 का कोई डेटा सवाल में दिया हो? जी 31/12/13 कैरी डाउन 5। इस साल का इंपेयरमेंट लॉस 0।
यकम जनवरी 14 ब्रॉड डाउन में साथ बना लें 5 पहले चलें पहले देख लें 31 12 14 कैरी डाउन 5 क्योंकि दोबारा इंपेयरमेंट हुई नहीं, इंपेयरमेंट लॉस ओके। यकम जनवरी 15 ब्रॉड डाउन। अब 5 अगर 6 हो जाता तो इग्नोर करना था, लेकिन 5 क्या हो रहा है 4.5, इंपेयरमेंट लॉस 0.5। चलें जी नोट कर लें, नहीं अभी ना नोट करें, अभी ना नोट करें। 12 का लॉस, 13 का लॉस, 14 का लॉस, 15 का लॉस इक्वल टू 13 की जनरल एंट्री सीआरए डेबिट। अब पिक्चर ले लें, सीआरए डेबिट गुडविल क्रेडिट। ये सारे सालों का लॉस बैलेंस शीट में जाएगा क्योंकि एक्विजिशन डेट से बैलेंस शीट डेट तक 4 सालों की डेप्रिसिएशन भी तो भी आपने रिकॉर्ड की थी, तो जब डेप्रिसिएशन 4 सालों की रिकॉर्ड हुई है तो फिर 4 सालों की इंपेयरमेंट लॉस भी रिकॉर्ड होगा। इंपेयर जरूरी नहीं हर साल हो, डेप्रिशिएट हर साल होता है। ओके इसको अब आप पोस्ट कर दें, इसको पोस्ट कर दें। सीआरए डेबिट और गुडविल क्रेडिट, इंपेयरमेंट लॉस गुडविल कितना 13, और वो देखें गुडविल आ गई 4.5 रुपए पे, 4.5 ही आनी थी ना। ओके एक बात याद रखिएगा, ये जो कंसोलिडेशन होती है ना, ये फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन टिल बैलेंस शीट डेट होती है, इसलिए सारे सालों की एडजस्टमेंट जाती हैं। अब्दुल्ला मैंने मैसेज किया हुआ पढ़ लेना, सारे सालों की एडजस्टमेंट जाती हैं, पहले दूसरे तीसरे, इसको कहते हैं एज ऑन इंपेयरमेंट लॉस, एज ऑन इंपेयरमेंट लॉस। और ये भी कितने सालों की डेप्रिसिएशन है 4 सालों की, हर साल की बराबर 0.3 0.3 0.3 0.3 तो 1.2 बन गया। इधर आए 12.5 0 0 0.5 तो 4 सालों की इंपेयरमेंट चली गई और उधर 4 सालों की डेप्रिसिएशन चली गई। तो हर एडजस्टमेंट फॉर द ईयर नहीं होती, आते हुए हर एडजस्टमेंट एज ऑन होती है। लेकिन अब ये P&L के सवाल की तरफ जब हम मूव करेंगे तो चीजें ज्यादा अच्छी समझ आएंगी। अब इधर अब आपने अटेंटिव रहना है, वो सारी रिवीजन में करवाने लगा हूं आपको। वर्किंग 6 के एतबार से एस का डिविडेंड अकाउंटेंट ने शो कर दिया तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। वैसे भी शो अकाउंटेंट को करना है क्योंकि प्रपोज का मतलब मैंने पेड बताया था, ठीक है। तो वर्किंग 6 के एतबार से यहां पोस्ट हुआ हुआ है। पहले मैं सफेद सफे की बातें करने लगा सारी। दूसरी बात, वर्किंग 6 के बाद P&L का मुंह मैं नहीं सोच रहा क्योंकि P&L के एतबार से तब सोचूंगा जब P&L बनाऊंगा। अगला बात है इस 2500 को बैलेंस शीट के एतबार से सोचना है। तो क्योंकि एस ने पे कर दिया ये, तो क्वेश्चन 12 का 5वां सिनेरियो बनता है। तो और नहीं सोचना कुछ पेपर में, क्वेश्चन 12 का 5वां एग्जामिनर पूछ रहा होगा, क्वेश्चन 12 तो इसमें था ही नहीं चौपर, क्वेश्चन 12 का ये 5वां सिनेरियो बनता है। तो उसके 5वें सिनेरियो के मुताबिक, क्वेश्चन 12 के 5वें सिनेरियो के मुताबिक ये पेड है तो इसे क्या करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हुए इग्नोर। अल्लाह का शुक्र है 2500 इग्नोर हो गया। अब डिस्कशन होनी है वर्किंग 6 के एतबार से लाल पेज की। तो जब वर्किंग 6 के एतबार से लाल पेज की डिस्कशन होनी है तो ये डिविडेंड जब अकाउंटेंट ने शो कर दिया तो बस अच्छी बात है। अब बैलेंस शीट के एंगल से डिस्कशन करते हैं। बैलेंस शीट के एंगल से पी के डिविडेंड की डिस्कशन हमने की थी एक दफा, वो किताब के अंदर मौजूद है, पी के डिविडेंड की डिस्कशन बैलेंस शीट के एंगल से, एंड दैट वाज ऑन पेज नंबर 30। यहां पे एस के डिविडेंड की डिस्कशन की थी ना, वहां डिविडेंड ऑफ पी पे हो गया या रिकॉर्ड हो गया तो डू नथिंग, और अगर अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड नहीं किया तो सीआरए डेबिट डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। तो ये वाली डिस्कशन एक दफा हल्की फुल्की की थी लेकिन लाल पेज वाली कभी अप्लाई नहीं की सवाल में। तो अब आप वापस आ जाएं सवाल में, वर्किंग 6 के एंगल से मत सोचें, वर्किंग 6 में अकाउंटेंट ने शो किया हुआ है, आपको अब पेपर में कुछ नहीं करने की जरूरत। बैलेंस शीट के एंगल से जरा सोच के बता दें इस 4000 को मैं क्या करूं। बैलेंस शीट के एंगल से इस 4000 को रिकॉर्ड हो चुका है और 55,000 डिविडेंड माइनस करके ये मैं 55,000 यहां लेके गया हूं, आपके डिविडेंड को दोबारा रिकॉर्ड करूं तो आ रही अब कम करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी कम हो चुकी है, इसलिए डू नथिंग एज फॉर
का सवाल इज कंसर्न, बैलेंस शीट का सवाल, बैलेंस शीट का सवाल। पी एंड एल के एतबार से जब सोचना होगा ना तो वो मुझे सोचवाइएगा, लेकिन पी एंड एल के एतबार से कभी भी लाल को ना सोचिएगा, क्योंकि पी तो बांटेगा, वो उसकी स्टेटमेंट इन इक्विटी में जाता है। जब पी एंड एल के बारे में सोचेंगे तो 2500 को भी नहीं सोचेंगे, पी एंड एल के एतबार से जब सोचेंगे तो 2500 का मिलने वाला पी का हिस्सा सोचेंगे, लेकिन वो पी एंड एल के वक्त सोचेंगे, वो भी रहने दें। अब बैलेंस शीट टैली कर दें, कर ली होगी तकरीबन, कुछ आधे लोगों ने कर ली होगी, जल्दी से करा दें जी। सीआरई एनसीआई फिगर लिखवा दो, 22.2 5.6 मेरा इम्तिहान तो नहीं ले रहा, देखना मार्कर जहां पे चल रहे वहां बोल। 64.2 अच्छा, वैसे मैंने उधर से देखी थी, मैंने सुनी नहीं सही इतना। अच्छा बात, ये वो हो रहा था जो हर क्लास के एंड पे होता है, इसे टोटल कहते हैं। चलिए आज एक काम करते हैं, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आप खुद बनाएं, ठीक है? 3-4 मिनट ले लें, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम खुद बनाएं। यही वाला क्वेश्चन जी मैं दिखाता हूं, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम खुद बनाएं। जी प्लांट के डिप्रेशन कॉस्ट ऑफ सेल में डालेंगे। $22.2 सैटरडे को ना ये इधर उधर का काम छोड़ी, तसल्ली से क्लास होगी 3:15 से 5:15, और FR1 वालों का फिर लेक्चर अपलोड करवा दिया जाएगा जो FR1 की पोस्ट की क्लास ले रहे हैं, 3:15 से 5:15। बस एक टाइम तय कर लें, प्रॉपर सारे फ्रेश होके खाने खुने खा के सब कुछ करके प्रॉपर तरीके से क्लास होगी। और उसमें कंसोलिडेशन के पास पेपर के 8-9 सवाल हैं, तो मेरे ख्याल से उन 8-9 सवालों में से हर सवाल में कोई 1-2 एडजस्टमेंट हमारी रहेगी भी है, वो आपको करवानी है, वरना ये सारी एडजस्टमेंट पास पेपर वाली हैं जो इधर डाल के आपको करवानी है, तो वो हमारी डिस्कशन होगी। भाईजान कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बना दें 4 से 5 मिनट में, बनाते रहें, हाथ खड़ा करते रहें। एट्रीब्यूटेबल टू वाली फिगर में चेक करूंगा। जी मुझे आप बताओ पेरेंट को कितना दिया आपने? 25.34 इन्होंने पेरेंट को दिया है। आप देखते हैं पीटीसीएल के साथ जुल्म करते हैं, ज्यादती करते हैं, पता नहीं आपने 25 की जगह 35 दे देना पीटीसीएल को, ऐसे ही हो रहा होगा। अकाउंटेंट प्रॉफिट एंड लॉस की जान ले सकता है, कभी डिडक्शन गलत निकाल रहा होता है, कभी एक्रूवल की एंट्री नहीं कर रहा होता।
भाई एस प्रॉफिट साथ साथ खोलना, जो एडजस्टमेंट पहले से पढ़ना शुरू में पोस्ट करो। ठीक है, जल्दी हो सके 3 बजे तक वापस आना है। जी पेरेंट को कितना हिस्सा दिया? 31.5। चलिए अब आपने अपनी अपनी गलतियां देखनी है। चलिए 1 मिनट और ले लें। 1 से 2 गलती एक्सेप्टेबल है, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। निकला? आप में जो भी मसला होगा वो हैंड रिटन पेज 6 और 7 की कमी पाई जाएगी। आप में हैंड लोगों में विटामिन की कमी होती है, आप में हैंड रिटन पेज 6 और 7 की अंडरस्टैंडिंग की कमी होगी। कुछ गलतियां ऐसी होंगी जिस पे जूते पड़ेंगे। अच्छा, पहली बात मुझे बताएं, क्या सब्सिडरी के प्रॉफिट्स 3/12, 4/12 कुछ करने की जरूरत है, या हमारे साल से भी काफी पहले का खरीदा हुआ है? इसलिए सब्सिडरी के सारे प्रॉफिट्स उठाएंगे, कोई छुरियां चलाने की जरूरत नहीं है। वर्किंग 5, ये वैसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का लॉस नहीं होना चाहिए था, यहां प्रॉफिट तो टैक्स तो है ही नहीं सवाल में। अच्छा जी सेल 125 नहीं, माइनस कैसे? पहले आने जैसे फिगर्स पोस्ट करें। ये साथ ही ओके। अच्छा जी, पीपी बैलेंस शीट का आइटम है, ये वर्किंग 1 का आइटम है। खर्चा बढ़ाना है। खर्चा क्या करना है? बढ़ाना है। अब खर्चा जो बढ़ाना है वो 4 साल की डेप्रिसिएशन है। इधर देखें, 2012, 13, 14, 15, 12, 13, 14, 15, ये 4 साल की डेप्रिसिएशन है। मुझे सिर्फ 1 साल की डेप्रिसिएशन चाहिए 15 की, वो 3/10 करके निकलेगी। तो बैलेंस शीट में एज ऑन टाइप चीजें, P&L में फर्दर। अब ये फिगर कहीं निकली नहीं हुई, लेकिन इससे मिलती जुलती कैलकुलेशन मैंने की हुई है 3/10। तो पेपर में इसी पे नजर मार लूंगा, बस 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना। और एग्जामिनर को फुट नोट के तौर पे मैं जरा शो कर दूंगा 3/10 = 3। या अगर ज्यादा मसला हुआ तो मैं डेप्रिसिएशन लिख दूंगा यहां पे 3/10 = 0.3। ये 0.3 अगर एग्जामिनर ने ढूंढा तो मैं से कहूंगा यहां पे पड़ा हुआ है। तो अब इधर 1.2 रख के सोचूं या 0.3 रख के? ये अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन 4 साल की है, मुझे फॉर द ईयर चाहिए। आज पता चल रहा है हमें वर्किंग 5 और एसआरई में क्या फर्क है। अब इधर सिर्फ आप सोचें 0.3 पड़ा हुआ है, 0.3 डेप्रिसिएशन 0.3 से बढ़ा दें, डेप्रिसिएशन डेबिट, लेकिन ये प्लांट है तो प्लांट की डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल में, तो 0.3 से डेप्रिसिएशन डेबिट नेचर की चीज है, कॉस्ट ऑफ सेल भी डेबिट नेचर की चीज है, इसलिए प्लस होगा। ये एसेट किसका है? एस का। अगर ये एसेट सब्सिडरी का है तो डेप्रिसिएशन बढ़ने से प्रॉफिट ये फॉर द ईयर है, ये फॉर द ईयर प्रॉफिट है। तो फॉर द ईयर प्रॉफिट क्या कर दें? कितने से? एग्जैक्ट उसी अमाउंट से, 0.3 से। साथ वाले की ना अब आपने बिस्ती करनी है, उसको ये कह के पुत्र तू जो लगा होता था ना एसआरई वाली चीजें मैं इस प्रॉफिट में लिख लूंगा, हुण वेख ले 1.2 इधर नहीं आ सकता। 1.2 की जगह क्या आएगा? यानी कि 3/10
ये हमारी पहली एडजस्टमेंट होगी। ये तो फिक्स्ड एसेट वाली है ना, वो सॉरी स्टॉक वाली है। तो ये तो इसी साल की सेल है, सेल और कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस कर दें और कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट कर दें और हिट वर्किंग 5, ये काम कर दें। सेल और कॉस्ट ऑफ सेल में से 24 माइनस कर दें। ये कोई 4 सालों की सेल नहीं है, ये फॉर द ईयर सेल है, इसे ना 4 सालों का कह दीजिएगा, ड्यूरिंग द ईयर, ये इसी साल की सेल है। -24 +1, लेकिन खर्चे बढ़ाने से एस का प्रॉफिट कम होगा, क्योंकि एस सब्सिडरी, इसका प्रॉफिट कम होगा। वही वाला 1 रुपया। S2, ये S2P कहां था, ये डेप्रिसिएशन थी रिवैल्यूएशन सरप्लस की। S2P 1, मैं भी यही सोच रहा था, इस वजह से आगे समझ नहीं आ रही थी। अच्छा जी, सब अगली चीज, पहले एडजस्टमेंट्स पूरी कर लें। इंपेयरमेंट लॉस, इंपेयरमेंट लॉस 12 का, 13 का, 14 का, मुझे सिर्फ 15 का चाहिए फॉर द ईयर, 0.5। इंपेयरमेंट लॉस एडमिन एक्सपेंसेस में ऐड होगा 0.5, लेकिन वर्किंग 5 को इसलिए हिट नहीं करेगा कि एनसीआई प्रोपोर्शनेट पे है, और देख लें एसआरई में गया भी नहीं हुआ, सीआरई में गया हुआ, तो इसलिए वर्किंग 5 को हिट नहीं करेगा। तो डू नॉट हिट वर्किंग 5। चलें जी, अब डिविडेंड को सोचना है, डिविडेंड को सोचना है। ओके, मोहतरम, कंसोलिडेटेड P&L के एतबार से सोचें। इसने बांटा है 2500, इसने कितना बांटा है 2500, और मैंने प्रोपोज का मतलब है पेड, तो फिर किसने रिसीव किया होगा? अगर इसने पे किया तो पेरेंट ने 2500 रिसीव किया होगा, या 2500 का 80%? अगर इसने पे कर दिया तो उसने रिसीव करके अगर इनकम में डाल दिया होगा। पेपर में ऐसे सोचने, ये लाइन तो उसने हेल्प करने के लिए दिया, ये नहीं देता है क्या? हैंक्स यानी पीस शेयर ऑफ डिविडेंड ऑफ एस इज अपीयरिंग इन अदर इनकम ऑफ पी, ये पी की अदर इनकम में पड़ा हुआ है। अब ये जो पड़ा हुआ है इसको निकालना है, मुझे कैसे पहचानूंगा? पड़ा हुआ है, पेड लिखा हुआ है, प्रपोज का मतलब पेड है। अगर उसने पे किया तो हमने रिसीव कर लिया, रिसीव कर लिया तो हमारी कहां पड़ा हुआ है? इस इधर 2500 पड़ा हुआ है और इधर 2500 का 80%, कितना है 2500 का 80%? 2000, 2000 इस 3 में पड़ा हुआ है। तो इसको पेरेंट की अदर इनकम से बाहर करते हैं। यही एडजस्टमेंट कल क्लास में भी की थी, यही कल के होमवर्क में भी थी। पीस नहीं, पीस शेयर ऑफ एस डिविडेंड, आपके सवाल की तरफ आता हूं। 2500 ज़रब 80%, 2 पीस शेयर ऑफ एस डिविडेंड। ये -2 कितने लोगों ने होमवर्क में मिस किया था? हाथ खड़ा करके बताएं प्लीज प्लीज प्लीज, क्योंकि पहली दफा होमवर्क में ये लाइन मिली थी। ये -2 अभी कितने लोगों ने मिस किया? अभी कितने लोगों ने मिस किया? तो यही सारी डिस्कशन है डिविडेंड की। डिविडेंड इतना इंपॉर्टेंट है कि कल मैंने 2 सवाल कराने हैं, दोनों में फिर दोबारा डिविडेंड डालूंगा। बातें मुकम्मल हो चुकी हैं, कॉन्सेप्ट सारे मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन इतनी रिवीजन, इसकी रिवीजन चाहिए। अगर अगले ने पे कर दिया तो इसने क्या कर लिया होगा? रिसीव, तो रिसीव कर लिया तो अदर इनकम में से निकाल दें। अच्छा, वैसे अदर इनकम में से निकालने की एक बहुत बड़ी लॉजिक है, वो लॉजिक कल मैंने आपसे शेयर की थी जाते जाते, लेकिन टाइम नहीं था। अब जरा तफसील से वो लॉजिक बता देता हूं। असल में डिविडेंड अगर अदर इनकम में पड़ा हो, निकालना इसलिए जरूरी होता है कि डिविडेंड उसने अपने प्रॉफिट्स में से ही बांटा होता है, और उसके प्रॉफिट्स असल में सेल कॉस्ट ऑफ सेल होते हैं। तो वो सेल कॉस्ट ऑफ सेल और एडमिन एक्सपेंसेस वगैरह ये सारे प्रॉफिट्स जब उसके मुंह पे लाके डाल रहे हो आप, तो फिर दोबारा अदर इनकम के नाम से डिविडेंड दोबारा डालोगे तो डबल अकाउंटिंग हो जाएगी, क्योंकि प्रॉफिट में से उसने डिविडेंड बांटा होगा। तो प्रॉफिट आपने सेल कॉस्ट ऑफ सेल के नाम से भी डाल दिए और अदर इनकम में डिविडेंड आपने डाल दिया, तो डबल रिकॉर्डिंग होगी। उसने प्रॉफिट में से ही तो डिविडेंड आपको थोड़ा सा करके दिया था, तो उस डिविडेंड को बाहर निकाल दें और बैकएंड पे सोचें इसकी सेल कॉस्ट ऑफ सेल वगैरह चीजें मैं सारी पुट कर रहा हूं फेस के ऊपर। ओवर। अच्छा, अब गलतियां क्या क्या की थी जरा एक एक करके बताने लग जाए। 0.3 और 1 की जगह कितने लोगों ने 1.2 इधर लिखा था? ठीक है, ये फॉर द ईयर है, इधर कौन सी चीज आनी थी? एज ऑन। ये फॉर द ईयर है, इधर एज ऑन आनी थी। और क्या गलती की थी? 2 कौन सा माइनस नहीं किया था? ये वाला 2 माइनस नहीं किया था। ठीक है, और हालांकि सवाल की आखिरी लाइन चीख चीख के पुकारी थी कि पेरेंट का शेयर ऑफ डिविडेंड जो एस से आया है वो उसके अदर इनकम में आ रहा है, तो अदर इनकम में से क्या करना पड़ना था? माइनस। चलिए ठीक है, टोटल्स करा दें। ये निकालने पहले सीआरई
NCI 20 पॉइंट 4 पॉइंट ओके 218 106 पॉइंट 111 पॉइंट 33.2 4.1 1 या 1 4 4.1 नहीं बनेगा ना क्योंकि 29 पॉइंट 29.1 किसने बोला था? हाथ क्या करें? एक और किसने? 29.1 2 3 4 5 लोगों ने मैंने सोचा था 29.1। एक गलती किसने की थी? एक गलती क्या? अपनी अपनी। दो गलतियां किसने की थी? दो गलतियां। ठीक है, तीन गलतियां किसने की थी? ना हाथ खड़ा कीजिएगा, ना हाथ में कीजिएगा। लिखें जी आप। SRE में एज ऑन टाइप फिगर्स आया करेंगी और वर्किंग 2 में एज ऑन टाइप फिगर्स और वर्किंग 5 में फॉर द ईयर। वर्किंग 5 में एज ऑन टाइप फिगर्स, सॉरी वर्किंग 2 में एज ऑन टाइप फिगर्स आया करेंगी और वर्किंग 5 में फॉर द ईयर। तो मार्क्स कटेंगे क्लासिफिकेशन के, अमाउंट के मार्क्स मिल जाएंगे। लगता है पेपर चेक करते हो, पूछ रहे हो, सही है। ओके अच्छा, होमवर्क के सवाल की असल में कल ना हमने ये दो बड़े इंपॉर्टेंट सवाल करने हैं, छोटे छोटे। ये क्वेश्चन नंबर 35 और क्वेश्चन नंबर 36 था। तो ये दो सवाल हमने छोटे छोटे करने हैं, इसलिए मैं आपको अभी 5 मिनट दे रहा हूं। ये एडजस्टमेंट मैंने कल डिस्कस करनी है, इसको मैं आज डिस्कस कर लेता हूं। तो ये जरा एडजस्टमेंट की फिगर्स आप मुझे निकाल दें। होमवर्क के सवाल में पॉइंट नंबर 3, होमवर्क के सवाल में पॉइंट नंबर 3, अगला सफा, पेज 666, पेज 666। ये आपको ना रजिस्टर पे करना पड़ेगा क्योंकि इसमें मैंने एक दो चीजें समझानी है। वर्किंग्स कर लें और वर्किंग्स के साथ जनरल एंट्रीज कर दें। आहिस्ता बोलना। अच्छा अब कर लो, आप इसकी वर्किंग करो। सोचो एस प्रॉफिट में कितना जाएगा, P&L के मुंह पे कितना जाएगा, सारा सोचें। एक मसला आएगा इसमें, जब मैं कराऊंगा फिर आपको पता चलेगा अगर आप कर नहीं रहे तो। ये सेकंड रो में आसिम शकूर भाई जो है ना, इनका हाथ पकड़ें। सेकंड रो में पहले वाले भाई, इनको बॉल पॉइंट पकड़ाएं। चलें करें भाईजान, डिस्पोजल का टी अकाउंट बनाएं, ग्रॉस गेन निकालें, डेप्रिसिएशन माइनस करें, नेट गेन निकालें, बैलेंस शीट के एतबार से और P&L के एतबार से एंट्रीज करें। ये आपके साथ मसला है, सवाल के साथ मसला नहीं है। जादू वो जो सच चढ़ के बोला है। तीस जून 2018 हमारा ईयर एंड है। भाईजान जी ना P&L के एंगल से सोच लें, बैलेंस शीट के एंगल से कोई मसला नहीं है। बैलेंस शीट के एंगल से ये घिसी पिटी एडजस्टमेंट है। P&L के एंगल से सोच लें, थोड़ा सा टफ टाइम देगी आपको। फॉर द ईयर टाइप चीजें सोचनी है। चलें जी, एस लिमिटेड सोल्ड फर्नीचर टू P लिमिटेड, साल खत्म
होना दूर की बात, बैलेंस शीट डेट से 1.5 साल पहले, 1.5 साल पहले एट अ प्राइस ऑफ 8550, एस लिमिटेड परचेज्ड फर्नीचर ऑन यकम जनवरी 16 एट अ कॉस्ट ऑफ, ये तो कल वाला कॉन्सेप्ट है ना, एस लिमिटेड परचेज्ड फर्नीचर, एस ने खुद कितने का खरीद, एस तो देखिए एस तो बेच रहे, तो एस ने खुद अपने लिए फिर खरीद के रखा होगा ना पहले का, तो ये बात तो सिर्फ इसलिए है कि बीवी मिसिंग है तो बीवी निकालने के लिए ये बात है, ये बात तो कल आपसे कर ली थी। तो एस लिमिटेड परचेज फर्नीचर ऑन यकम जनवरी 16 एट अ कॉस्ट ऑफ 9000, और खुद कितने साल डेप्रिशिएट करने का इसने सोचा था, 10 साल, खुद इसने 10 साल डेप्रिशिएट करने का सोचा था, लेकिन डेप्रिशिएट हो कितनी चुकी होगी, बैठो ना, यकम जनवरी 17 और यकम जनवरी 16, 1 साल डेप्रिशिएट किसकी अपनी बुक्स में हो चुका है, तो जरा बीवी निकाल लेते हैं, ये कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट नहीं है, ये मैं, अच्छा आप थोड़ी देर के लिए ना किसी ने नहीं बोलना जब मैं कहूंगा, ये कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट नहीं है, ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो सेलर की बुक्स में बुक वैल्यू मिसिंग है, ये वो है कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन है जब से सब्सिडरी ने अपने लिए खरीदा हुआ है तब से लेके जब पी को बेचा उस वक्त तक की, ये इसकी अपनी बुक्स में डेप्रिसिएशन है। तो 9000 को इसने 10 सालों पे डिवाइड किया होगा, तो 1 साल से ही मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि खुद इससे खरीदे हुए 1 साल हुआ है अभी, जवाब आ गया 900। तो 8100 सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसकी बुक वैल्यू आ रही थी जिस दिन इसने सोचा सब्सिडरी ने कि मैं इस प्लांट से जान छोड़ती हूं और बाप मेरा संभाले, यानी पेरेंट संभाले इस एसेट को, मैं इसको बेचती हूं। तो बुक वैल्यू 9000 है, लेकिन रिमेनिंग लाइफ ऑफ 9 ईयर्स लेंगे फॉर द पर्पज ऑफ डेप्रिसिएशन, क्योंकि टोटल लाइफ जो है वो 10 साल है। बुक वैल्यू 8100, अच्छा अच्छा अच्छा, बुक वैल्यू 8100, अच्छा, लेकिन रिमेनिंग लाइफ जब डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो कितनी लेंगे, 9। चलें जी, ये तो मैंने कॉस्ट और कंपनसेशन ऐसी लिख दी थी, ये कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट नहीं थी, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बुक वैल्यू निकालनी थी। गेन बता दें, 450 जी, S2P ग्रॉस गेन 450 लेस डेप्रिसिएशन फ्रॉम द डेट ऑफ सेल टिल बैलेंस शीट डेट। 450 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 9 से तो ये 1 साल की डिडक्शन आएगी। मुझे चाहिए यकम जनवरी 17 से 30 जून 18 की, क्योंकि अब मेरे लिए ये डेट रिलेवेंट है। ये डेट मुझे सिर्फ इसलिए दी हुई थी ताकि मैं उसकी अपनी बुक्स में बीवी निकालूं, ये डेट मेरे लिए रिलेवेंट है। तो इनटू 1.5 साल, ये 1.5 साल कौन सा वाला, 2017 के 6 महीने जनवरी से जून, और हमारे साल के पूरे 12 महीने, कितना 75, 375, और ये किसी बड़ी एडजस्टमेंट मशहूर है जमाना, SRE डेबिट और PP। ये हमारी डिस्कशन मुकम्मल हो गई किसके एतबार से, P&L और वर्किंग 5 के एतबार से जरा सोच लें। ना 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 सब जज्बाती नहीं होना, जज्बाती नहीं होना। मैं P&L के एंगल से डिस्कशन कर रहा हूं। जब मैंने कहा था दोनों एंट्रीज आपने अलग अलग करनी है, P&L के एंगल से दोनों एंट्रीज अलग अलग करनी है। एसेट कम हो रहा है तो डेप्रिसिएशन कम हो रही है। एक मिनट, कोई बोले नहीं, कोई बोलेगा नहीं, 1 मिनट। P&L के एंगल से मैंने आपको बताया था इस तरह लेके चलेंगे, दोनों एंट्रीज को अलग अलग लेके चलेंगे। बट P&L में फॉर द ईयर चीजें जानी है, एज ऑन टाइप नहीं जानी। इस सवाल, पिछले जितने सवाल हम कर रहे हैं सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट के, वो तो उसी साल एडजस्टमेंट होती है ना। तो जिस तरह इंपेयरमेंट लॉस आपने 4 में से 1 उठाया था फॉर द ईयर, अभी जिस तरह डेप्रिसिएशन आपने 4 सालों में से 1 साल की उठाई थी, इस तरह कोई बंदा इस डाटे में से सिर्फ हमारे साल की एडजस्टमेंट उठा सकता है। भाईजान ये एंट्री नहीं होनी, क्यों नहीं होनी? ये यकम जनवरी 17 को अदर इनकम आई थी, यकम जनवरी 17 को जाकर रिवर्स होगी, तो ये तो पिछले साल का गेन उल्टना है। पिछले साल एसेट बिका था, पिछले साल एसेट बिका था, तो सेलर ने पिछले साल अपनी अदर इनकम में डाला होगा, तो इस साल की अदर इनकम में से माइनस करें। तो अकलमंदा ना बात है। तो ये पिछले साल की एडजस्टमेंट है, इसे इग्नोर करेंगे। हालांकि 450 मुझे लिखना चाहिए था अगर इस साल होता, और मेरे ख्याल से 75 से भी एंट्री नहीं होनी, 75 से भी एंट्री नहीं होनी, क्योंकि 450 डिवाइडेड बाय 9, 1 साल की डिफरेंस मुझे चाहिए सिर्फ, जो कि यकम जुलाई 17 से 30 जून 18 तक की है। कितनी? तो ये एंट्री 50 से बनेगी। तो ये बड़ी अजीब सी बात थी, ये बात नोट करें। अब पोस्टिंग इसकी मैं आपको बता देता हूं क्योंकि 2 मिनट हैं, लेकिन नोट कर लें। लेकिन अगर ड्यूरिंग द ईयर एक्विजिशन होती तो
तो 450 की भी अलग शुक्र एंट्री होती है, 75 की भी एंट्री होती है। ये ऊपर वाली डिस्कशन पी एंड एल के एंगल से है, ये बैलेंस शीट के एंगल से। इम्पेयरमेंट लॉस अभी थोड़ी देर पहले 4 सालों में से कितने साल का लिया था? 1 साल का, 0.5। डेप्रिसिएशन 4 सालों में से सिर्फ कितने साल की ली थी? 1 साल की। तो ये जो पी एंड एल में जब गेन गुण उल्टाने हैं, तो गेन उल्टाने की तो मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है पी एंड एल में, क्योंकि गेन तो पिछले साल आया था, और डेप्रिसिएशन ने पिछले साल की उल्टाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस साल की उल्टाएं। तो एंट्रीज उसी तरह सोचेंगे, लेकिन एंट्रीज में फिगर चेंज होंगी। अब मुझे पी एंड एल के मुंह पे और वर्किंग 5 पर थोड़ा सा सोचकर एडजस्टमेंट बता दें। पी एंड एल के मुंह पे और वर्किंग 5 पे डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे कितने से? कॉस्ट ऑफ सेल में मेरे ख्याल से प्लांट ही है ये भी, कॉस्ट ऑफ सेल में डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे 50 से, और एस है तो एस प्रॉफिट को भी हिट करेगी। डेप्रीसिएशन कम होने से प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। डेप्रिसिएशन कम, ये ना सोचिएगा इधर एसआरई हो रही है, इधर एसआरई डेबिट हो रही है, उधर आप एस प्रॉफिट क्रेडिट कर रहे हैं, वैसे ना सोचिएगा, क्योंकि इसमें गेन्स भी हैं और डेप्रिसिएशंस भी हैं। अब आप जरा इस तरह सोचिएगा कि आरई भी कम हो रही है तो प्रॉफिट भी कम होना है, क्योंकि उसमें दो चीजें अपना रोल प्ले कर रही हैं। अब आप सिंपल सोचें, डेप्रीसिएशन कम होने से एस का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, डेप्रिसिएशन कम होने से प्रॉफिट, तो 50 आपको यहां नजर आएगा, घर में लाइब्रेरी में यहां नजर आएगा आपको 50। क्लियर? ठीक है जी, आप सवाल पूछें। क्या चीज? ऊंची बोलो। ये कब 17 से 30 जून 18 450 डिवाइड बाय 9 1 साल की डेप्रिसिएशन है। यकम जुलाई 17 से 30 जून 18। असल में देखो इधर, ये हमारा साल है, यकम जुलाई 17 से 30 जून 18, और ये ट्रांजैक्शन हुई थी यकम जनवरी 17 को। तो 1.5 साल की डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट के लिए निकाली है मैंने, और 1 साल की डेप्रिसिएशन मैंने पी एंड एल के लिए निकाली है। हाँ, अगला सवाल ही होमवर्क है बस। टाइम वही 40 मिनट। ओवर। अल्लाह हाफिज़।